नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से क्यूबिक्स क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। जैसे कि डिस्प्ले पर जो टॉपिक जो होगा, तो टॉपिक का तो आइडिया लग गया होगा। यानी आज फिर से एक बार जो है हम एएलपी और भी सारे जो एग्ज़ाम हैं उन सारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू को देखते हुए बहुत ही बायोलॉजी का एक बहुत ही शानदार टॉपिक लेकर के हाजिर हैं। और जैसे कि आप लोगों को पता भी है कि इस बायोलॉजी वाले सेगमेंट में अभी हम लोग फिजियोलॉजी और एनाटॉमी कर रहे हैं। कौन सा टॉपिक कर रहे हैं? फिजियोलॉजी एंड एनाटॉमी। ठीक है, तो बहुत सारे टॉपिक जो है आप लोगों के बीच जा चुका है मेरा फिजियोलॉजी एनाटॉमी का। उसी क्रम में आज का बहुत ही फिजियोलॉजी एनाटॉमी का शानदार टॉपिक है। और टॉपिक क्या है? ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। क्या है? मानव श्वसन तंत्र। ठीक है, तो जैसे कि बात करें श्वसन की, तो देखिए श्वसन क्या होता है, रेस्पिरेशन जो होता है, तो यह एक केमिकल प्रोसेस है। क्या कह सकते हैं? एक रासायनिक क्रिया, यानी श्वसन क्रिया जो होती है यह एक रासायनिक क्रिया है। और इस रासायनिक क्रिया है, तो इस रासायनिक क्रिया में जाहिर सी बात है कि केमिकल रिएक्शन तो होगा ही। ठीक है, यानी श्वसन के दौरान भी क्या होता है कि रासायनिक क्रियाएं होती हैं। क्या होती हैं? रासायनिक क्रियाएं होती हैं। और श्वसन के दौरान जो है कुछ जो रासायनिक क्रियाएं होती हैं उनको कैटाबोलिक या एनाबोलिक केमिकल प्रोसेस भी कहते हैं। ठीक है, उपचयी या अपचयी रासायनिक क्रिया के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं, तो वो जो है ह्यूमन से रिलेटेड पूछे जाते हैं। क्या होता है? ह्यूमन से रिलेटेड। यानी हमारे एग्जाम में जो क्वेश्चन जो ज़्यादातर जो बनते हैं वो मानव श्वसन तंत्र से बनते हैं। कैसे बनते हैं? मानव श्वसन तंत्र से। और मानव श्वसन तंत्र से रिलेटेड बहुत सारे टॉपिक पे हम डिस्कस करेंगे, बहुत सारी चीज़ों पे डिस्कस किया जाएगा कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो सारे क्वेश्चन पे हम लोगों को वन बाय वन जो है डिस्कस करते हुए चलना है। सबसे पहले जैसे कुछ अगर जो पक्षियों वगैरह में भी श्वसन की बात करें, तो पक्षियों में भी श्वसन पूछे जाते हैं, लेकिन श्वसन से रिलेटेड उनमें ऑर्गन पूछे जाते हैं। जैसे कि अगर जो मछली है, तो मानव में तो मेन श्वसन अंग क्या है? लंग्स है। अब मानव त्वचा से तो करेगा नहीं, लंग से करेगा। जबकि मछलियाँ कैसे करती हैं? गिल से करती हैं। ठीक है, वही जो है पक्षियाँ हैं, तो पक्षियों में जो श्वसन ऑर्गन जो होता है वो ट्रैकिया होता है। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन, इंसेक्ट वगैरह में ट्रैकिया होता है, पक्षियों में क्या होते हैं कि उसमें एयर वाइकोस बोलते हैं उसको। ठीक है, एयर वेकेस। तो ऐसे बहुत सारे जो है क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, उन सारे क्वेश्चन पे बारी बारी से डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो ये जान लें कि मानव में जो श्वसन अंग है, मानव में जो श्वसन अंग है, रेस्पिरेटरी ऑर्गन से कौन कौन से हैं। तो मानव में जो श्वसन अंग की अगर जो हम बात करें, तो सबसे पहले जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो नाक होता है। नाक इंपॉर्टेंट जो है रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स है। देन दूसरे लेवल पे देखा जाए तो नाक से कनेक्टेड क्या होती है? फायरिंग्स होती है। और वहीं अगर हम फायरिंग्स की बात करेंगे, तो फायरिंग्स एक ऐसा ऑर्गन है, फायरिंग्स एक ऐसा ऑर्गन है जो कि श्वसन और डाइजेशन दोनों में काम आता है। ठीक है, फायरिंग्स एक ऐसा ऑर्गन है जो कि श्वसन और डाइजेशन दोनों में काम आता है। फायरिंग से कनेक्टेड जो ऑर्गन्स होता है उसको हम क्या कहते हैं? लैरिंग्स के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं? लैरिंग्स कहते हैं। वहीं श्वास नली है जिसको हम ट्रैकिया के नाम से जानते हैं। इसको ब्रोंकी कहते हैं। ब्रोंकी क्या बोलते हैं? ब्रोंकी कहते हैं। वही फेफड़ा है, तो फेफड़ा को हम लंग्स कहते हैं। फेफड़ा को क्या कहते हैं? लंग्स कहते हैं। और सबसे लास्ट का जो ऑर्गन है उसको क्या कहते हैं? डायफ्राम कहते हैं। क्या बोलते हैं? डायफ्राम। यानी नोज हो गया, फायरिंग्स हो गया, लैरिंग्स हो गया, ट्रैकिया, लंग्स एंड डायफ्राम, ये सारे क्या हैं? तो यह जो है प्रमुख रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स हैं। ठीक है, प्रमुख जो है श्वसन में अंग है। अब इसके बाद हम बात करें श्वसन क्रिया की, तो श्वसन क्रिया यानी जो भी एग्जाम में जो क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं श्वसन से रिलेटेड, तो आपके एग्जाम में मानव से श्वसन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछते हैं। कहाँ से पूछते हैं? मानव में श्वसन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछते हैं। तो मानव का जो मेन जो श्वसन ऑर्गन है, मानव में मेन जो श्वसन ऑर्गन है कौन सा है? फेफड़ा या लंग्स है। क्या है? फेफड़ा या लंग्स है। तो इन लंग्स रिलेटेड से बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। एक एक पे डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो ये हम जानेंगे कि श्वसन कितने तरह के होते हैं। टाइप ऑफ रेस्पिरेशन, टाइप ऑफ रेस्पिरेशन, टाइप ऑफ रेस्पिरेशन है, यानी श्वसन के प्रकार। अब वही श्वसन की अगर हम बात करें, श्वसन के प्रकार, वहीं हम बात करें श्वसन की, तो श्वसन जो है दो तरह के होते हैं। कितने तरह के होते हैं? दो तरह के। एक होता है जिसको हम कहते हैं ऑक्सी श्वसन। क्या कहते हैं? ऑक्सी श्वसन,
जबकि दूसरा जो होता है जिसको हम कहते हैं अनाक्षी श्वसन, क्या बोलते हैं, अनाक्षी श्वसन। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, एरोबिक और एनारोबिक, क्या कहते हैं इनको, एरोबिक, एरोबिक और क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एनारोबिक। ठीक है, अब देखिए दोनों में क्या क्या है, डिफरेंट क्या क्या है, तो एक आक्सी और एक क्या है, अनाक्सी। यानी एक को हम ये कह सकते हैं कि विद ऑक्सीजन, क्या बोलेंगे, विद ऑक्सीजन, और दूसरे को हम क्या कह सकते हैं, विदाउट ऑक्सीजन। क्या है, विदाउट ऑक्सीजन। यानी एक जो श्वसन की क्रिया क्या वो ऑक्सीजन के साथ होती है, दूसरा जो श्वसन की जो क्रिया होती है क्या बिना ऑक्सीजन की होती है। तो मानव में जो श्वसन जो होता है वो कैसा होता है, एरोबिक होता है यार। मानव में, ह्यूमन में, जीव जंतु में, जीव जंतु में, ठीक है, और प्लांट में जो श्वसन की क्रिया होती है कैसी होती है, एरोबिक होती है। जबकि एनारोबिक की बात करें तो ये जो श्वसन क्रिया होती है, किण्वन, क्या होगा, किण्वन। यानी किण्वन को हम कहते हैं फार्मेंटेशन, क्या है, फार्मेंटेशन। ठीक है, फार्मेंटेशन, किण्वन यानी फार्मेंटेशन। वहीं जो है बात करें फार्मेंटेशन या किण्वन है। ठीक है, इसके बाद जो है देखा जाए तो बीजों के अंकुरण में, बीजों के अंकुरण में, बीजों के अंकुरण में यानी जर्मिनेशन ऑफ सीड्स, ठीक है, और मनुष्य के मांसपेशियों में, मनुष्य और मानव और जीव जंतु की मांसपेशी में। ठीक है, ह्यूमन एंड एनिमल मसल्स, क्या हो जाएगा, ह्यूमन एंड एनिमल मसल्स। यानी श्वसन की बात करें तो श्वसन दो तरह के होते हैं, एक और एरोबिक और दूसरा एनारोबिक। ठीक है, तो मानव में किस तरह का श्वसन है, ऑक्सीजन के साथ। यानी मानव में श्वसन के दौरान होता क्या है कि ऑक्सीजन को हम क्या करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, और वही फिर क्या करते हैं, बॉडी जो है क्या करती है, वो ऑक्सीजनेटेड, मतलब ऑक्सीजन को ले करके फिर क्या करती है, CO2 को रिलीज करती है। ऑक्सीजन को एक्सेप्ट करती है और CO2 को रिलीज करती है। तो इस श्वसन की क्रिया के बारे में भी जो है हम लोग प्रॉपर जो डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम जानेंगे मानव में रिलेटेड जो है श्वसन ऑर्गेन, क्या है, लंग्स या फेफड़ा, क्या बोलते हैं इसको, लंग्स या फेफड़ा, याद रखिएगा, लंग्स या फेफड़ा। तो फेफड़ा की बात करें तो फेफड़ा को फुफ्फुस के नाम से भी जाना जाता है। क्या कहते हैं इसको, फुफ्फुस कहते हैं। क्या बोलते हैं, फुफ्फुस। फेफड़ा को क्या कहते हैं, फुफ्फुस। वहीं अगर जब अध्ययन की बात करें, फेफड़े का अध्ययन जो है विज्ञान की जिस शाखा में करते हैं उसको हम कहते हैं प्लूमनरोलॉजी। क्या कहते हैं, प्लूमनरोलॉजी। क्या हो जाएगा, प्लूमनरोलॉजी, विच ब्रांच ऑफ साइंस स्टडी ऑफ लंग्स। क्या होगा, प्लूमनरोलॉजी। ठीक है, आकार कैसा होता है, तो फेफड़े का जो शेप जो होता है वो होता है शंक्वाकार। क्या होता है, शंक्वाकार, या इसको हम कोनिकल कहते हैं। क्या कहते हैं, कोनिकल। वही कोनिकल की अगर जो बात करें तो कुछ इस तरह का शेप होता है इसका। ठीक है, कुछ इस तरह का शेप होता है, इसी को हम क्या कहते हैं, कोनिकल शेप कहते हैं। ठीक है, कोनिकल का बस सीधा सा मतलब ऐसे समझ लो, ये क्या है, कोनिकल शेप में होता है, शंक्वाकार। ठीक है, शंक्वाकार। शंक्वाकार शेप कैसा होता है इसका, शंक्वाकार होता है। और इसमें जो छोटे छोटे ब्लैडर्स होते हैं, इन ब्लैडर्स को हम क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, कूपिका। क्या कहते हैं, वाई कूपिका या एल्वेलाई कहते हैं। ठीक है, तो संख्या की बात करें तो फेफड़े की संख्या कितनी है, 2 है। और निर्माण की बात करें तो 3 से 4 करोड़, 3 से 4 करोड़ वायु कोठी या इसको हम क्या कहते हैं, एल्वेलाई कहते हैं। क्या कहते हैं, एल्वेलाई। ठीक है, यानी फेफड़े का निर्माण किससे होता है, 3 से 4 करोड़ वायु कोठियों से होता है।
क्रियात्मक इकाई की अगर जो बात करें तो ये जो अलवेलाई मैंने बताया ना, इसी को हम अलवेलाई को हम क्या कह लेते हैं, फेफड़े की क्रियात्मक इकाई कह लेते हैं। अलवेलाई को हम क्या बोल लेते हैं, फेफड़े की क्रियात्मक इकाई कह लेते हैं। इसको याद रखिएगा, आपके एग्जाम में कुछ ऐसे क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं, ठीक है। वहीं हम कार्य की बात करें तो मेन फेफड़े का काम क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ द गैस। क्या होगा, एक्सचेंज ऑफ द गैस, यानी गैसों का विनिमय, गैसों का विनिमय, एक्सचेंज ऑफ द गैस, गैसों का विनिमय करना, ठीक है। वहीं अगर जो लेयर की बात करें तो फेफड़े के ऊपर जो लेयर जो होता है ना, उसको हम प्लूरा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्लूरा। प्लूरा या इसको जो है प्लूरा या इसको प्लूरल के नाम से जानते हैं, क्या बोलते हैं, प्लूरल, ठीक है। या इसको या इसको या इसको या इसको प्लूटिसी कहते हैं। प्लूरल या क्या बोलते हैं, प्लूटिसी। क्या कहते हैं, प्लूटिसी। क्या बोलते हैं, प्लूटिसी, यानी प्लूरा, प्लूरल या प्लूटिसी। और यह क्या होता है कि ट्रांसपेरेंट एक मेम्ब्रेन होता है। क्या होता है, ये ट्रांसपेरेंट एक मेम्ब्रेन होता है, ठीक है। तो फेफड़े के ऊपर यानी लंग्स के ऊपर जो लेयर जो होता है वो किसका होता है, प्लूरा का लेयर होता है। यानी जितने सारे पॉइंट जो मैंने बताए, सारे पॉइंट आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। इसको याद रखिएगा कि फेफड़े का अध्ययन किस में करते हैं, प्लूमोनोलॉजी में। किस में करते हैं, प्लूमोनोलॉजी में, ठीक है। और फेफड़े का आकार या संरचना कैसा होता है, तो कोनिकल शेप में होता है। फेफड़े की संख्या मानव में 2 होती है, ठीक है। और निर्माण की बात करें तो फेफड़ा जो है, एक फेफड़ा 3 से 4 करोड़ जो है वायुकोठियों से मिलकर के बना होता है। और इसकी जो क्रियात्मक इकाई जो होती है, एल्वेलाई होती है। क्रियात्मक इकाई क्या होती है, एल्वेलाई होती है। कार्य की बात करें तो एक्सचेंज ऑफ द गैस, गैसों का विनिमय करना, यानी ऑक्सीजन को लेता है और CO2 को क्या करता है, रिलीज करता है, ठीक है। ऑक्सीजन को लेता है और CO2 को ये रिलीज करता है, इसको याद रखिएगा। और लेयर की बात करें तो ये प्लूरा का एक लेयर होता है, ठीक है। इसके बाद जो है हम बात करें तो श्वसन एक क्या है, एक जो है कैटाबॉलिक, श्वसन जो है एक कैटाबॉलिक प्रोसेस है। क्या है ये, कैटाबॉलिक केमिकल प्रोसेस है, जिसमें ग्लूकोज का क्रमिक क्या होता है, ग्लूकोज का क्रमिक जो है ऑक्सीकरण एवं विघटन होता है। ग्लूकोज का क्रमिक ऑक्सीकरण एवं विघटन होता है। और यही ऊर्जा के दौरान क्या होते हैं, क्या देते हैं, एनर्जी का कारण होता है। यानी देखिए होता क्या है, C6H12O6। अब ऑक्सीकरण का मतलब क्या होगा, ऑक्सीडेशन, क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन। और विघटन का मतलब क्या होगा, इसको हम रिडक्शन कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, रिडक्शन। यानी एक में क्या कह सकते हैं कि ग्लूकोज जो है ऑक्सीजन के साथ, एक में क्या कर रहा है, ग्लूकोज जो ऑक्सीजन के साथ क्या कर रहा है, ऑक्सीडेशन कर रहा है। और इस दौरान भी क्या निकल के आ रहे हैं, ऊर्जा निकल रही है। क्या निकल रही है, ऊर्जा निकल रही है। जबकि दूसरे सेंस हम क्या कहेंगे कि यहाँ पे ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती, खुद से क्या होता है, ब्रेक होता है। और जब बिना ऑक्सीजन का जब ब्रेक होता है तो उसी को हम क्या कहते हैं, रिडक्शन कहते हैं। और इसमें भी ग्लूकोज क्या होगा, एनर्जी प्रोवाइड करेगा, ठीक है। यानी ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन हो या रिडक्शन हो, ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन हो या रिडक्शन हो, इन दोनों ही प्रोसेस में क्या होता है, इन दोनों ही प्रोसेस में एनर्जी रिलीज होती है। और सेल जो होते हैं, ठीक है, सेल जो होते हैं ये हमेशा रेस्पिरेशन के लिए, चाहे क्या हो, एरोबिक रेस्पिरेशन हो या एनारोबिक हो, ठीक है, एरोबिक हो या एनारोबिक हो, लेकिन कोशिकाएं जो हमेशा रेस्पिरेशन के लिए किसका यूज़ करते हैं, ग्लूकोज का। यही कारण है कि ग्लूकोज को हम क्या कहते हैं, सेलुलर फ्यूल कहते हैं। और ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके हैं, ठीक है। क्वेश्चन क्या बनाता है कि कोशिकीय ईंधन किसे कहा जाता है, कोशिकीय ईंधन किसे कहा जाता है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, सेलुलर फ्यूल। इसको याद रखिएगा, कई बार क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। यानी ग्लूकोज जो होता है, यह जो है सेलुलर फ्यूल होता है। क्यों सेलुलर फ्यूल है, क्योंकि इसके बिना जो है श्वसन की क्रिया कोशिकाएं नहीं करेंगी। यही कारण है कि इसको सेलुलर फ्यूल के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को श्वसन की क्रिया अच्छे से समझ आ गई होगी। यानी श्वसन क्या है, कैटाबॉलिक केमिकल प्रोसेस है, जिसमें ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होता है। और इस ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में क्या होती है, तो काफ़ी मात्रा में एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है, काफ़ी मात्रा में एनर्जी रिलीज होते हैं, ठीक है। इसके बाद बात करें
टाइप ऑफ रेस्पिरेशन हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया कि श्वसन जो होते हैं दो तरह के होते हैं, एक मैंने बताया एनारोबिक और एक मैंने बताया एरोबिक, ठीक है। तो एनारोबिक को पहले समझते हैं। देखिए एनारोबिक का मतलब क्या, एनारोबिक का मतलब क्या, ये समझ लो ग्लूकोज तो है लेकिन ऑक्सीजन नहीं है, ठीक है। एनारोबिक में क्या है कि ग्लूकोज तो है लेकिन ऑक्सीजन नहीं है, यानी बिना ऑक्सीजन, विदाउट O2 रेस्पिरेशन, विदाउट O2 रेस्पिरेशन, ठीक है। यानी बिना ऑक्सीजन की श्वसन की क्रिया को हम क्या कहते हैं, एनारोबिक कहते हैं। यानी जो श्वसन की क्रिया ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है, जो श्वसन की क्रिया ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है, इसमें जटिल रासायनिक प्रक्रियाओं की श्रृंखला के द्वारा ग्लूकोज का आंशिक क्या होता है, विखंडन होता है। और इसमें क्या होता है, तो इसका अंतिम उत्पाद क्या होता है, पायरूबिक एसिड होता है। इसको याद रखिएगा, एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। जैसे क्वेश्चन ये भी पूछता है कि प्लेयर या एथलीट जो है किस एसिड के जमा होने से या किस एसिड के रिडक्शन से थकान होती है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, पायरूबिक एसिड। और लैक्टिक एसिड जमा होने से क्या होती है, मसल्स, लैक्टिक एसिड की वजह से थकान होती है, पायरूबिक एसिड जब मिलता है तो मसल्स में क्या होता है, रिलैक्सेशन होती है। इसको याद रखिएगा, ठीक है। क्या याद रखेंगे, तो अंतिम उत्पाद क्या होता है, पायरूबिक एसिड होता है। यानी जब पायरूबिक एसिड जब इकट्ठा होता है तो मसल्स में क्या, रिलैक्सेशन फील होता है, यानी पेशियां जो है आराम फील करती हैं। जबकि वही जब एक्सरसाइज जब करते हैं तो पायरूबिक का कन्वर्जन किस में हो जाता है, लैक्टिक में। पायरूबिक का कन्वर्जन किस में हो जाता है, लैक्टिक एसिड में। तो लैक्टिक एसिड जमा होने से मसल्स में टायर्डनेस होते हैं, थकते हैं। जबकि पायरूबिक एसिड जमा होने से क्या होती है, पेशियों में आराम मिलता है। वहीं अगर जो बात करें तो ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल यानी C6H12O6 के रिडक्शन से क्या होता है कि दो मॉलिक्यूल किसके बने, एथिल एल्कोहल के, किसके बने, एथिल एल्कोहल। और दो मॉलिक्यूल जो है क्या, 2CO2, क्या होगा, 2CO2। और 210 किलो कैलोरी या किलो जूल, क्या 210 किलो जूल, ठीक है। या 2 ATP एनर्जी जनरेट होती है, क्या होती है, 2 ATP जनरेट होती है। या ये भी कह सकते हैं कि क्या ग्लूकोज के ब्रेकडाउन से एथिल एल्कोहल के साथ साथ 150 किलो कैलोरी बनती है। और इस तरह का रेस्पिरेशन की क्रिया कहाँ होती है, तो मानव और जंतु के मांसपेशियों में, मानव और जंतु के मांसपेशियों में जो क्रिया जो होती है, इसी को क्या कहते हैं, इसी को क्या कहते हैं हम, एनारोबिक कहते हैं, एनारोबिक कहते हैं, ठीक है। तो इसके बाद जो हम बात करते हैं एरोबिक की, तो एरोबिक की अगर जो बात किया जाए तो एरोबिक में क्या होता है कि इसमें भी ग्लूकोज होता है, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ इसका क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है, क्या होता है, विघटन होता है, ऑक्सीडेशन जिसको हम कहेंगे, ठीक है। और यह क्या होता है, तो यह मानव जंतु में समान श्वसन की क्रिया होती है। यानी यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे श्वसन के लिए ग्लूकोज के साथ साथ क्या है, यहाँ पर श्वसन के लिए ग्लूकोज के साथ साथ क्या है, ऑक्सीजन है, ठीक है। ग्लूकोज के साथ साथ क्या, ऑक्सीजन है। और इसमें क्या CO2 बन रहा है, ठीक है। और हाइड्रोजन भी बन रहा है, H2O, ठीक है, H2O, जल भी बन रहा है। और 283 किलो कैलोरी और 36 से 38 ATP में एनर्जी के होती है। तो यह रिस्पिरेशन की क्रिया कहाँ होती है, तो मानव और जंतुओं में होता है, मानव और जंतुओं में होता है, ठीक है। तो आपने जो है श्वसन के बारे में समझ लिया कि श्वसन की क्रिया कितने तरह की होती है, मानव में श्वसन के बारे में भी समझ लिया, लंग्स का कुछ शेप जाना, स्ट्रक्चर जाना, होता क्या, ये सारी चीज़ें आपको पता चल गया, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं, एथलीट या प्लेयर, एथलीट या प्लेयर में जो है, एथलीट या प्लेयर लैक्टिक एसिड जमा होने से क्या होते हैं, एनाबॉलिक स्टेरॉइड का प्रयोग करते हैं, जो कि पेशियों में थकने से रोकता है, ठीक है। यानी एथलीट या प्लेयर जो है पेशियों को थकने से रोकने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, स्टेरॉइड का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, एनाबॉलिक स्टेरॉइड का। और एनाबॉलिक स्टेरॉइड क्या करता है, तो मसल्स में लैक्टिक एसिड जमा होने से रोकता है, ठीक है। तो कभी क्वेश्चन आपके एग्जाम में ऐसे पूछ ले, कभी ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ ले तो आप आराम से बता सकते हैं कि लैक्टिक एसिड जो है, प्लेयर एथलीट जो है लैक्टिक एसिड को जमा होने से लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो एनाबॉलिक स्टेरॉइड का प्रयोग करते हैं। और
लैक्टिक एसिड जमा होने से मांसपेशियों में क्या होता है, थकान होता है, ये भी बातें जान करके रखिएगा। जबकि लैक्टिक एसिड जो है पायरूबिक में कन्वर्जन से क्या होता है, पेशियों में तनाव कम होता है, जिससे थकान जो है ख़त्म होती है। ठीक है, तो इसको पढ़िएगा। और इसके बाद हम बात करेंगे मानव में रेस्पिरेशन, मानव में श्वसन दर। ठीक है, तो मानव में जो श्वसन दर जो होते हैं ये अलग अलग होते हैं। सबसे पहले तो ये जान लें कि मानव में जो श्वसन दर होता है इसका मापन कैसे करते हैं। मानव में श्वसन दर का मापन कैसे करते हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा स्पायरोमीटर से। कैसे करते हैं, स्पायरोमीटर। मानव में श्वसन दर का मापन कैसे करते हैं, स्पायरोमीटर से। और वहीं अगर जो श्वसन दर की हम बात करें तो एडल्ट में ये जो होता है लगभग जो है 13 से 15 टाइम पर मिनट होता है, यानी 1 मिनट में एडल्ट में श्वसन दर क्या होता है, 13 से 15 टाइम होता है। ठीक है, जबकि वहीं अगर जो हम चाइल्ड की बात करें तो चाइल्ड में अब दर बढ़ करके कितना 24 से लगभग 26 टाइम हो जाता है, 24 से 26 टाइम हो जाता है। और वहीं अगर जो न्यूबॉर्न की हम बात करें, न्यूबॉर्न की बात करें तो न्यूबॉर्न में इसका लेवल और बढ़ जाता है, यानी देखा जाए तो जनरली 30 से 32 टाइम पर मिनट होता है। ठीक है, 30 से 32 टाइम पर मिनट होते हैं, जो कि आपके एग्जाम में ये पूछे जा सकते हैं। ठीक है, ये जो है पूछे जा सकते हैं, इसको याद रखिएगा। तो श्वसन दर का मापन किससे करते हैं, स्पायरोमीटर से। और वहीं एडल्ट के श्वसन दर की बात करें तो 13 से 15 या कहीं कहीं ये भी दिया हुआ है कि 14 से 16, क्या है 14 से 16 टाइम पर मिनट, 14 से 16 टाइम पर मिनट। ठीक है, और वहीं अगर जो बात करें एजेड में अगर जो हम बात करें एजेड में बात करें तो 18 से 20 टाइम होगा। और ये कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। ठीक है, कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, इसको याद रखिएगा कि एजेड में श्वसन दर क्या होता है, तो 18 से 20 टाइम पर मिनट होता है। ठीक है, तो इसी तरह से जो है इस प्लेटफॉर्म पे आप बने रहिए और आपको हमेशा जो है महत्वपूर्ण टॉपिक जाएंगे, इंपॉर्टेंट कंटेंट जाएंगे, जिससे कि आप अपने एग्ज़ाम को आराम से क्रैक कर सकते हैं। और हमारी क्लासेज जो है ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों मोड में हो रही हैं। ठीक है, यानी DLW कंदवा में हमारी जो है ऑफलाइन भी ब्रांच है और हमारी क्लासेज ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड में हो रही हैं। और अभी हम लोग रिसेंटली जो है कम्बो बैच चला रहे हैं, जिसमें SSC रेलवे सबको जो एक साथ मतलब सारे एग्जाम को फोकस करके एक कम्बो बैच भी चल रहा है और प्लस आपको सेपरेट बैच भी मिल रहा है, तो इस पर भी ध्यान दीजिएगा। और अगर जो आप इस प्लेटफॉर्म पर नए हैं तो चैनल को शेयर सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए, ताकि आने वाले सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जाता रहे। ठीक है, तो फिर से आते हैं अपने टॉपिक पे, श्वसन दर। उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा। श्वसन दर क्या होता है, एज के हिसाब से क्या होता है, ये बढ़ता जाता है। और ये भी कह सकते हैं कि श्वसन दर बढ़ने का कारण क्या है, तो ऑक्सीजन की नीड। जब ऑक्सीजन की नीड बढ़ेगी तो श्वसन दर क्या होगा, अपने आप बढ़ जाएगा। यानी हम लोगों के अकॉर्डिंग देखा जाए तो इनको ऑक्सीजन की नीड ज़्यादा होती है, यही कारण कि इसमें श्वसन दर भी क्या है, ज़्यादा है। तो इस बात को समझ करके रखिएगा कि अगर जो श्वसन दर बढ़ रहा है इसका मतलब क्या है कि ऑक्सीजन की नीड उसको ज़्यादा हो रही है। ठीक है, ऑक्सीजन की, जैसे आपने भी देखा होगा कि जहाँ भी ऑक्सीजन का लेवल कम होता है तो क्या होता है, ऑक्सीजन का लेवल अगर जो कम होता है तो ब्रीदिंग रेट क्या फास्ट हो जाता है। या फिर आपने ये भी देखा होगा कि जैसे कि आप जब एक्सरसाइज करते हैं तो एक्सरसाइज के समय क्या होता है, ऑक्सीजन की डिमांड क्या होती है, ज़्यादा होती है। ऑक्सीजन की डिमांड जो है ज़्यादा होती है, तो इस वजह से देखा जाए तो उस समय जो है उसका लेवल जो है बढ़ जाता है। ठीक है, इसके बाद बात करेंगे मानव में श्वसन के दौरान गैसों का संगठन, गैसों का कंपोजिशन क्या होता है। तो इसमें नाइट्रोजन जो होता है तो इन रेस्पिरेशन में 79% होते हैं, जबकि एक्स रेस्पिरेशन में भी ये क्या 79% होता है। वहीं ऑक्सीजन की बात करें तो इन रेस्पिरेशन में ये 21% होते हैं, जबकि आउट वाले में कितना है 17% हो जाता है। और वहीं अगर जो कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो इन रेस्पिरेशन में 0.3, ठीक है, और आउट वाले में क्या ये 4% होते हैं। और ये एग्जाम में कई बार ये क्वेश्चन जो है पूछा जा चुका है कि श्वसन के दौरान जो है लगभग कितना ऑक्सीजन बाहर निकलता है। ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा हुआ है कि श्वसन के दौरान जो है ऑक्सीजन कितना बाहर निकलता है। तो इसको आप याद रखिएगा, आंसर क्या हो जाएगा आपका 17%। ठीक है, यानी श्वसन के दौरान भी क्या होता है,
इन रेस्पिरेशन में तो ऑक्सीजन का यूज़ करते हैं, लेकिन आउट रेस्पिरेशन में कितना यूज़ होता है, केवल 21% होता है, ठीक है। और देखा जाए तो आउट रेस्पिरेशन में, यानी जो हम जब एयर जब पास करते हैं, बाहर निकालते हैं, तो उसमें भी 17% क्या होता है, ऑक्सीजन बाहर होता है। इसको याद रखिएगा, ये क्वेश्चन एग्जाम में, एएलपी के एग्जाम में पूछा जा चुका है कि बाहर निकाली गई हवा में शोषण की मात्रा कितनी होती है, तो 17%, ठीक है। तो इसी तरह से जो है श्वसन से रिलेटेड बहुत सारी बीमारियां भी हैं जो कि एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं। जैसे कि बात किया जाए तो श्वसन से रिलेटेड बीमारी क्या है, निमोनिया है, नाम सुना होगा, जो कि बैक्टीरियल डिजीज है, ठीक है। इसी तरह से टीबी का भी नाम सुना होगा, बैक्टीरियल डिजीज, श्वसन से रिलेटेड और भी सारी बीमारियां हैं जो कि वायरस के कारण होते हैं, जैसे अस्थमा वगैरह, ब्रोंकाइटिस है, ठीक है, नाम सुना होगा। तो बहुत सारे बीमारियां हैं जो कि श्वसन से रिलेटेड होते हैं। तो हमारा एक टॉपिक होगा ह्यूमन डिजीज़, मानव रोग। इस टॉपिक में मैं बारी बारी से आप लोगों को इन सब चीज़ों के बारे में बताऊंगा। तो आज की क्लास में हम लोगों ने श्वसन के बारे में जाना। इसके बाद हमारा अगला जो क्लास जो होगा, तो फिजियोलॉजी का हम लोगों ने क्लास जो है प्रॉपर जो है कर लिया है। अब अगली क्लास में हम लोग क्या पढ़ने वाले, इसको थोड़ा समझ लेते हैं। तो अगली क्लास में जो है हम लोग पढ़ेंगे ह्यूमन हेल्थ एंड न्यूट्रिशन, मानव स्वास्थ्य और पोषण। और मानव स्वास्थ्य और पोषण के अंतर्गत जो है हम लोगों को बहुत सारे टॉपिक पढ़ने होते हैं, जैसे कि विटामिन हो गया, कार्बोहाइड्रेट्स हो गया, ठीक है, विटामिन हो गए, कार्बोहाइड्रेट्स होंगे, ये पूरा टॉपिक जो है हम लोग जो है कवर करेंगे, प्रोटीन फैट्स, ठीक है। ये बहुत ही देखा जाए तो ये जो टॉपिक जो होगा आने वाला एग्ज़ाम आपका आर ओ, यूपी पुलिस, एएलपी, ठीक है, आर ओ, यूपी पुलिस, एएलपी, इन सारे एग्ज़ाम के लिए बहुत ही मज़ेदार टॉपिक है। यानी हम ये कह सकते हैं कि जितने भी सारे एग्ज़ाम होते हैं और साइंस में देखा जाए तो वन ऑफ द बेस्ट टॉपिक है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है जहाँ से एग्ज़ाम में अक्सर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बने रहिए इस प्लेटफॉर्म पे और जीएस की क्लास का आनंद उठाइए और अपने कैरियर को शानदार बनाइए। तो ये ऐसे ही जो इस प्लेटफॉर्म को आपको मज़ेदार जो है क्लासेस जाती रहेंगी। तब तक के लिए ढेर सारा शुभकामनाएं। आप जहाँ भी रहिए मस्त रहिए। जय हिंद।